अन्नामलाई का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी छोड़ेंगे, नया दल बनाएंगे या तमिलनाडु में वो कोई नया प्रयोग करेंगे? तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या के अन्नामलाई बीजेपी छोड़ने वाले हैं? जी हां, आपने सही सुना, यह सवाल गूंज रहा है और जो तमिलनाडु के लोग हैं वो इसको जानते भी होंगे। क्या अन्नामलाई विजय की टीवीके की तरह एक नया राजनीतिक दल बनाने की तैयारी कर रहे हैं? ये सब सिर्फ अटकलें हैं या असली कहानी कुछ और है? कोयंबटूर की सड़कों पर अचानक अन्नामलाई के पोस्टर दिखाई देने लगे हैं जिन पर लिखा है फियरलेस माइंड्स हैव नो लिमिट्स। फिर खबर आती है कि अन्नामलाई के समर्थकों का जो संगठन है वो नए लोगों की, युवाओं की भर्ती कर रहा है। और इसके बाद कांग्रेस के सांसद हैं कार्ति चिदंबरम, उन्होंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं, तो वो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया तमिलनाडु में एक और राजनीतिक दल आने वाला है। और बस यहीं से खबरें तैरना शुरू हो गई, अफवाहें फैलना शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको इस शोर से अलग कुछ तथ्य बताऊंगी जो आपको तस्वीर पूरे तौर पर साफ कर देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है और ज्यादा मेहनत से हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। क्या अन्नामलाई सचमुच बीजेपी छोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अन्नामलाई के राजनीतिक सफर को हमें समझना होगा। अन्नामलाई उन नेताओं में नहीं है जो सत्ता या पद के लिए राजनीति में आए हों। एक सफल आईएएस थे वो जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, आईएएस अधिकारी होते हुए नौकरी छोड़ी और राजनीति में प्रवेश किया। कई बार सार्वजनिक रूप से वो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके राजनीतिक आदर्श हैं और अभी एक दो दिन पहले ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने जो बाहर से कुछ सिक्के लेके आए हैं उसकी बात की, कुछ प्लेट्स हैं तमिलनाडु से जुड़ी हुई है वो लेके आए, उसका जिक्र किया था, तो वो रीट्वीट किया है। अन्नामलाई का बीजेपी में आना भी मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर ही हुआ। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अडोर करते हैं और उन्होंने कहा भी था कि उनके आदर्श हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इसीलिए अन्नामलाई के जो कट्टर समर्थक है वो भी ये मानते हैं कि अन्नामलाई बीजेपी से वैचारिक टकराव नहीं रखते। उनकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एकदम एक है, एकदम सेम है, सेम पेज पे है। ना तो उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है और ना ही किसी राजनीतिक खेमेबाजी में पड़े हैं, उसमें जाने की कभी कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है फिर अचानक ये अटकलें क्यों आने लगी कि अन्नामलाई कुछ अलग कर रहे हैं। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई एक महत्वपूर्ण मुद्दे से। कुछ समय पहले अन्नामलाई ने सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर एक एक्स पर पोस्ट किया था। उसमें उनके ट्वीट को कई लोगों ने, उस एक्स पोस्ट को कई लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, क्योंकि होता है ना जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है, आप ऐसा सोच रहे होते हो तो आप उसको उसी तरह परिभाषित कर लेते हो, आप उसको टोटलिटी में नहीं देखते हो। आप 2 लाइन पढ़ा और आपने अपने मतलब का निकाल लिया, क्योंकि किसी भी खबर को अगर आप उसका बैकग्राउंड और उसकी पूरी खबर आप नहीं देखो, कॉन्टेक्स्ट के बिना देखो, तो आप बिल्कुल उसको कुछ भी आप उसको बना सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आप अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। वही हुआ है दरअसल अन्नामलाई ने जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है इसका विरोध नहीं किया था। उसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि बहुभाषा शिक्षा के समर्थक हैं वो, भारत की भाषाई विविधता को समझने के लिए ये जरूरी भी है, ये उन्होंने लिखा था, साफ तौर पर लिखा है। लेकिन उनको ऐतराज किया था, उनको ऐतराज यह था कि सीबीएसई ने पहले कहा था कि नवी के छात्रों के लिए, 9th क्लास के छात्रों के लिए जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है जो 2029-30 के सेमेस्टर से लागू होगी, तब से लागू होगी, लेकिन बाद में अचानक से 2026 से लागू करने का फैसला किया गया। अब अन्नामलाई का यह कहना था कि बच्चों और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको आपने सफिशिएंट समय नहीं दिया। अब अचानक में आपने 3 लैंग्वेज पॉलिसी कर दी है तो बच्चा तीसरी लैंग्वेज 9th में आके कैसे तैयार करेगा जिसको 10th का एग्जाम देना है। ये अगर 2029-30 से लागू होगी तो जब बच्चा 6th में होगा, 5th में होगा, तब से लागू होगी, और जब तक बच्चा 9th में आएगा वो तीसरी लैंग्वेज पढ़ने लगेगा, समझने लगेगा। तो उनका ऐतराज इस बात को लेकर था, यानी उनका विरोध नीति से नहीं था,
अचानक लागू किए जाने से था। अब तमिलनाडु की राजनीति में भाषा जो है उसे डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, इसने हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा बनाया हुआ है। अब इस पोस्ट को लेकर कुछ लोग इसको केंद्र की सरकार से अन्नामलई के मतभेद के तौर पर देखने लगे और यहीं से जो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू की गई और अटकलें लगनी शुरू हो गई। बीजेपी और अन्नामलई के बीच दूरी की चर्चा भी आखिर क्यों हुई, इसकी कई वजह हैं। सिर्फ ये एक ट्वीट नहीं है। पिछले एक साल की राजनीतिक घटनाएं अगर आप देखें, 2021 से 2025 के बीच अन्नामलई ने तमिलनाडु में बीजेपी को नई पहचान दी। उन्होंने यात्रा निकाली। बीजेपी जो राज्य में पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, उनको कोई जानने वाले नहीं थे उस पार्टी को। 2014 में भी मोदी की लहर में बीजेपी तमिलनाडु में कोई बड़ा प्रभाव नहीं बना सकी थी, लेकिन अन्नामलई ने लगातार पदयात्रा की। वो गांव-गांव गए, घर-घर गए, आक्रामक प्रचार किया, युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई ऐसी चीजें की। तो इसके बाद तमिलनाडु में बीजेपी का जितना विस्तार पिछले कुछ सालों में हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर आप किसी का मानेंगे तो वो अन्नामलई का है। अन्नामलई ने बीजेपी को वहां गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाया अपनी उस यात्रा के जरिए, जिसकी शुरुआत अमित शाह ने की थी। और उस यात्रा का जब अंत हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। फिर क्या हुआ? फिर 2026 का विधानसभा चुनाव आया और बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर लिया। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूं, इसलिए ज्यादा इसको बढ़ाऊंगी नहीं। और अन्ना द्रमुक की शर्त थी कि अन्नामलई को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। उनको अन्नामलई दिए गए बयानों से ऐतराज था। अब इसके बाद अन्नामलई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, नयना नागेंद्रन को बना दिया गया और उसके बाद यहीं से उनके समर्थकों को लगने लगा कि अन्नामलई के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है। अन्नामलई को केंद्र में ले आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई राजनीतिक महत्व का पद नहीं दिया गया, केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, ना ही संगठन के किसी पद पर उनकी नियुक्ति हुई, किसी बड़े चुनावी अभियान का उन्हें चेहरा नहीं बनाया गया। और जब 2026 का भी चुनाव हुआ तब भी अन्नामलई को कुछ सीमित विधानसभा में सीमित जगहों पर सिर्फ प्रचार करने के लिए कहा गया था। न चुनाव लड़ा उन्होंने, न उनको चुनाव लड़वाया गया, न 2024 में चुनाव लड़वाया गया उनको तमिलनाडु से। 2024 में भी नहीं लड़वाया गया, शायद जगह ठीक ठीक याद आ रहा है, इस वक्त मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन 2026 में तो उनको टिकट नहीं मिला, उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया। तो 2026 में उनको बहुत सीमित रोल दे दिया गया था। सोचिए, यही अन्नामलई अगर अध्यक्ष होते तो उनका रोल कितना बड़ा होता। लेकिन अन्नामलई के जब भी अन्नामलई किसी नए कार्यक्रम में संगठन की बात करते हैं तो अटकलें शुरू हो जाती है। पार्टी ने उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया, ये बात पूरी तरह सही है। क्या बीजेपी अन्नामलई को खो सकती है? ये कहानी का, जो मैं आपको बता रही हूं स्टोरीज का, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तमिलनाडु कोई साधारण राज्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप बात सुनते होंगे तो उनकी बात में जब दक्षिण का जिक्र आता है तो तमिलनाडु का जिक्र जरूर करते हैं। तमिल संस्कृति हो, तमिल सभ्यता हो, तमिल भाषा हो, इनका जिक्र जरूर होता है। तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया उन्होंने। काशी से तमिलनाडु तक ट्रेन चलवाई। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि दक्षिण भारत में दीर्घकालिक विस्तार के लिए तमिलनाडु बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तमिलनाडु में हिंदू सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर बीजेपी की पैठ नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे दुखद है, 5% जो ईसाई हैं उनका मुख्यमंत्री बन गया है और हिंदुओं में अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करना चाहती है और इसके लिए उसे एक जनाधार वाला, आक्रामक नेता, मेहनत करने वाला नेता, फ्रंट फुट पर खेलने वाला नेता चाहिए, जो अन्नामलई है। अन्नामलई के अलावा कोई इस खांचे में फिट हो ही नहीं सकता। और अगर बीजेपी ने कहीं से यह गलती की, अन्नामलई को अब तमिलनाडु की राजनीति में लेके नहीं आई, उनको पीछे खींचा, तो समझ लीजिए बीजेपी को अगले 20 साल इंतजार करना पड़ेगा तमिलनाडु में अपनी सरकार को बनाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, मोदी शाह हैं, वो इतनी बड़ी गलती कभी भी करेंगे। अब अन्नामलई के सामने कौन कौन से विकल्प है जिनकी बात हो रही? पहला विकल्प ये कि बीजेपी में ही रहे, उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, बात खत्म। अब उनकी दिल्ली में नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात भी होनी है। अब यही कहा जा रहा है उनको कोई भूमिका दी सकती, कोई बात कही जा सकती है, क्योंकि ये कोई नहीं मान सकता कि बीजेपी कुछ ऐसा करेगी जिससे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में बीजेपी कमजोर हो। तो बीजेपी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं बल्कि
कुल्हाड़ी पर पैर मारना इसको कहेंगे, वो काम वो नहीं करेगी। दूसरा विकल्प है एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन अन्नामलाई चलाएं। ये विकल्प सबसे मजबूत है, जो बीजेपी को दक्षिण में मजबूत करेगा। जिस तरह से पहले अन्नामलाई ने एक यात्रा निकाली थी वही उस तरह से, और 2031 में तमिलनाडु में बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर कम से कम खड़ा करेगा टीवीके के सामने, क्योंकि डीएमके खत्म हो चुकी, एआईएडीएमके खत्म हो चुकी। तो अब तीसरा विकल्प की, जो वैसे मैं हमेशा कहती हूं, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि जो विजय को स्पेस मिला वो स्पेस अन्नामलाई का बनाया हुआ था। बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। ये अन्नामलाई का बनाया हुआ स्पेस जो वॉइड क्रिएट हुआ था, और अन्नामलाई उसको देख पा रहे थे। मुझे नहीं पता बीजेपी के सीनियर लीडर्स क्यों नहीं देख पाए। कभी कभी शायद बड़े बड़े अच्छे फैसले लेने वाले लोग भी गलती कर देते हैं, और शायद यही वो गलती हुई है उनसे। लेकिन बहरहाल अब उस गलती को सुधारने का वक्त है। तो 2031 में, ताकि तमिलनाडु में बीजेपी विकल्प के तौर पर खड़ी हो पाए, मजबूती से खड़ी हो पाए, क्योंकि अनद्रमुक के साथ जाकर मात्र एक सीट मिली। पिछली बार 4 मिली थी, इस बार मात्र एक सीट मिली है। 2-2.5% वोट रह गया है, जो 12% था। अन्नामलाई का मक्कल शक्ति इयक्कम एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में शुरुआत हो सकती है। ये इसका उद्देश्य जो यंगस्टर्स हैं उनका, जो प्रोफेशनल्स हैं, और जो वॉलेंटियर करना चाहते हैं, जो खुद से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ना ही प्राथमिकता होगी। यानी पहले आंदोलन शुरू किया जाए, संगठन खड़ा किया जाए, और 2031 को ध्यान में रखकर पार्टी को मजबूत किया जाए। तीसरे विकल्प की भी बात कह रहे हैं कि बीजेपी के समानांतर एक सामाजिक नेटवर्क बनाए जो युवाओं को जोड़ने का काम करे। लेकिन मुझे लगता है अन्नामलाई जो भी करेंगे बीजेपी में रह के करेंगे। बीजेपी उनको खोना अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। एक नेता जिसकी आप देख चुके हैं परफॉर्मेंस, जिसको आप देख चुके हैं कि वो किस तरह का नेता, उसको खोने की गलती आप नहीं कर सकते। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो सबसे सही यही दिखता है कि अन्नामलाई बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। मोदी के प्रति उनकी व्यक्तिगत निष्ठा इतनी है, वैचारिक जुड़ाव इतना है, वो किसी से छिपा नहीं, किसी और पार्टी के साथ तो जा नहीं सकता, उनका वैचारिक जुड़ाव नहीं है। निष्क्रिय बैठने वाले लेकिन वो नेता नहीं, इसीलिए उनको राजनीतिक भूमिका बीजेपी को देनी होगी। वो एक सामाजिक या जन आंदोलन के माध्यम से अपने समर्थकों और युवाओं को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि बीजेपी अन्नामलाई की राजनीतिक ऊर्जा, जो उनकी पॉलिटिकल एनर्जी है, जो उनका काम करने का तरीका, उसका उपयोग कैसे करेगी। अन्नामलाई इतने फेमस हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लोग मुझे इतने मैसेज करते हैं, इतने मुझे कमेंट्स आते हैं, उससे मुझे पता चलता है कितने फेमस हैं और लोग कितना पसंद करते हैं। वाकई हम उत्तर भारत में रह के भी, हालांकि मैं उत्तर दक्षिण की बातों में भरोसा नहीं करती, ये समझ में आता है कि वो नेता, आप उस नेता के काम करने का तरीका देखो ना, आपको दिखता है उसका विजन। लोग तो प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं अन्नामलाई को बीजेपी के, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है एक समय में, जब सही समय आएगा तो वो भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तमिलनाडु में बीजेपी भविष्य के किसी एक चेहरे से सबसे अधिक जुड़ा हुई है, तो वो चेहरा आज भी सिर्फ एक ही है तमिलनाडु में, के अन्नामलाई। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।